पे क्या होती है, ठीक है जी। सेम पैटर्न के अंदर ही बेटा हम पढ़ेंगे कि सुनामीज क्या होती है, सुनामीज, ठीक है जी। कल वाले लेक्चर के अंदर तो किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी ने घर जाके पढ़ा हो तो उसका कोई मसला मसाइल हुआ हो, उसको बात समझ ना आई हो, ठीक है जी। बेटा सुनामीज एक्चुअली होते क्या हैं, सुनामीज बेटा होते हैं कि इसके अंदर आपकी एबनॉर्मल सी वेव्स को हम सुनामीज कहते हैं। आपका जितना 71% जो आपका सी, 97% जो आपका सी वाटर है एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल सी वाटर को हम क्या कहते हैं, सुनामीज कहते हैं। अब ये सी का जो वाटर है बेटा, इसके अंदर एक्चुअली इसकी एबनॉर्मेलिटी का जो लेवल है, एबनॉर्मेलिटी हम किसको कह रहे हैं, एबनॉर्मेलिटी हम इसको कह रहे हैं कि आपका इवन क्या कर रहा है, आपका जो सी है बेटा वो आपका मेन आपका स्ट्रीम के अंदर तो बह रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी वेव्स जनरेट हो जाती है। ये आपका सी वाटर है, सी वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी या कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ आपकी डेंजरस वेव्स पैदा होती है, ठीक है जी। कुछ डेंजरस वेव्स पैदा होती हैं और वो किसके साथ टच कर जाए, कोस्ट लाइन के साथ अगर टच कर जाए फिर ही वो क्या करेंगी, आपकी ह्यूमन लाइफ को डिस्टर्ब करेंगी ना। वैसे तो वो इक्वेटिक लाइफ को तो लगता है कि थोड़ी बहुत डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन जब आपकी यही एबनॉर्मल सी वेव्स जो कि आपकी डीप ओशन के अंदर यहाँ पे अगर यहाँ पे आती रहे तो बेटा उनका कोई इतना नुकसान नहीं है। डीप ओशन के अंदर तो वो डेंजरस नहीं है, लेकिन जब वो कोस्ट लाइन को टच करती हैं तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाती हैं, हार्मफुल हो जाती हैं। वो आपके लिए क्या हो जाती हैं, हार्मफुल हो जाती हैं, ठीक है जी। तो इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे कि सुनामी इज द इट इज द एबनॉर्मल सी वेव्स व्हिच इज नॉट डेंजरस इन द डीप ओशन बट बिकम्स डैमेजिंग व्हेन इट हिट्स द कोस्ट लाइन, ठीक है जी। एबनॉर्मल सी वेव्स which is not dangerous in the deep sea water but becomes damaging when it hits the coastline, ठीक है जी। जब ये आपकी सरफेस को आके टच करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये अब डेंजरस हो गई है बेटा। ये एक जैपनीज वर्ड से ड्राइव है सुनामी, ठीक है जी, जिसका मतलब क्या होता है, हार्बर वेव्स। जैपनीज वर्ड से ड्राइव्ड वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है सुनामी का, हार्बर वेव्स, ठीक है जी। अब बेटा इसका आपके पास इसकी रीजंस क्या है, सुनामी की वेव्स आती क्यों है। अब अर्थ के अंदर आपकी सी वाटर के अंदर अगर पानी बह रहा है, वो फ्लो कर रहा है, तो उसके फिर काजिज क्या है बेटा, सुनामी के काजिज क्या है। एक तो बेटा इसका काज ये है, सुनामी का सबसे बड़ा काज तो बेटा ये है कि अगर अर्थ की सरफेस के नीचे, अगर सी, लेट्स सपोज कि ये सी है, इसके नीचे आपका क्या है, अर्थ की सरफेस तो है ना इसके नीचे भी, तो बेटा अगर इसकी सरफेस के नीचे, सी की सरफेस के नीचे, अंडर द सरफेस ऑफ द सी अगर अर्थ क्विक्स आ जाए, अंडर सरफेस ऑफ द सी अगर अर्थ क्विक्स आ जाए, अंडर सरफेस ऑफ सी अगर अर्थ क्विक्स आ जाए, तो उसकी वजह से आपके ऊपर जो पानी है वो उछलेगा ना, वो उछले कूदेगा। तो बेटा उछलने कूदने की वजह से क्या होगी, वहां पे वेव्स पैदा होंगी, ठीक है। अंडर सरफेस ऑफ द सी अगर अर्थ क्विक आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसकी मदद से आपकी, उसकी वजह से क्या होती है, आपकी वेव्स पैदा होती हैं और वही वेव्स आपका फिर कोस्ट लाइन को जब टच करती हैं तो वो क्या बन जाती है, आपका डेंजरस बन जाती है, ठीक है जी। उसके अलावा बेटा इसके बाद क्या होती है, अगर उसी अर्थ सरफेस के नीचे वॉल्केनिक eruption हो जाए, अगर वॉल्केनिक eruption हो जाए, तो वॉल्केनिक eruption के नतीजे में आपका क्या होगा, वॉल्केनिक, इसको स्पेल ठीक करो, वॉल्केनिक अगर eruption अंडर द सी सरफेस हो तो उसके नतीजे में भी बेटा क्या होगा, उसके नतीजे के अंदर भी आपकी क्या होंगी, आपकी एबनॉर्मल वेव्स बनेंगी, ठीक है जी। एक रीजन आपकी अर्थक्वेक्स होगी, एक रीजन आपकी क्या होगी, वॉल्केनिक eruption होगी। उसके अलावा बेटा क्या होता है कि जब हम एस्ट्रोनॉमी को स्टडी कर रहे थे तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वहां पे छोटे साइज के क्या होते हैं, आपके एस्ट्रॉइड्स होते हैं।
छोटे साइज के क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। और एस्ट्रॉइड्स बेटा मूव करते करते आपके सोलर सिस्टम से निकलने के बाद आपके प्लैनेट्स के ऊपर पहुंच जाते हैं, आपके प्लैनेट्स के ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर यही लेट्स सपोज कि यहाँ पे अर्थ है और एक एस्ट्रॉइड यहाँ से निकला और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता हुआ आपकी सरफेस के ऊपर पहुंच गया, और वो आपका अनफॉर्चुनेटली आपकी किस सरफेस के ऊपर पहुंच गया, आपके सी सरफेस के ऊपर पहुंच गया। तो बेटा इतने बड़े साइज के अंदर जब रॉकी मटेरियल एस्ट्रॉइड इसके ऊपर गिरेगा, तो एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से भी क्या होगा, एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से भी तो यहाँ पे वेव्स पैदा होंगी ना, तो वो भी आपकी एस्ट्रॉइड की मूवमेंट भी आपकी किसकी वजह बन सकती है, आपकी बेटा वजह बन सकती है किसकी, आपके सुनामीज की वजह बन सकती है। ठीक है जी। उसके अलावा ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से भी कुछ आपकी क्या होती है, वेव्स पैदा होती है। ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से भी क्या होती है, वेव्स पैदा होती है। लेकिन जो ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से वेव्स पैदा होती है ना बेटा, उसके नतीजे में सुनामी नहीं आता। वो एक आपका माइनर सोर्स तो हो सकता है सुनामी का, लेकिन उसकी वजह से मेजर सुनामीज नहीं आते, या वो मेजरली कंट्रीब्यूट नहीं करती सुनामी के अंदर। बेटा जो आपकी ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से वेव्स बनती है ना आपके सी वाटर के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर आपका डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि जो सुनामी की वेव होती है और जो ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से वेव्स बनती हैं, उनके अंदर सबसे जो मेजर डिफरेंस होता है वो वेवलेंथ का होता है। ठीक है। और दूसरा डिफरेंस ये होता है कि ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से जो पानी का सी वाटर का जस्ट ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंदर वेव्स पैदा होती है, और जबकि जो सुनामी की वजह से बेटा वेव्स पैदा होती है वो इन डेप्थ वेव्स पैदा होती है। वो सारे का सारा पानी क्या करता है, वाइब्रेट करता है, ठीक है, मूव करता है। और ये जो स्पीड के साथ जब सारे का सारा पानी बेटा प्रेशर लगाएगा तो ये स्पीडी होंगी, और इनकी स्पीड ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से जो वेव्स पैदा होती है बेटा, इनकी जो स्पीड होती है वो रिलेटिवली क्या होती है, कम होती है। वो क्या होती है, रिलेटिवली क्या होती है, स्पीड इनकी क्या होती है, कम होती है। लेकिन ये सारी की सारी क्या है, हुए आप इस चीज को यहाँ पे लाजमी देखेंगे कि इसके अंदर जो आपके अंडर सी सरफेस आपके अर्थक्वेक्स आते हैं, आपकी वॉल्केनिक एरप्शंस होती है, आपके एस्ट्रॉइड्स की मूवमेंट होती है, आपके सोलर सिस्टम के अंदर जो एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं बेटा, ठीक है। उसके अलावा आपकी क्या आती है, आपकी जो ग्रेविटी ऑफ मून की वजह से मूवमेंट होती है, पानी की डिस्प्लेसमेंट होती है अपर सरफेस की, उसके अंदर बेटा क्या होता है, ये सारी की सारी मिलकर सुनामी का बायस बनती है। ठीक है जी। अब सुनामी के बेटा इफेक्ट्स क्या होते हैं, अब सुनामी के आपके पास इफेक्ट्स क्या होते हैं। अभी तक तो हमने इसकी रीजंस देखी ना कि आता क्यों है सुनामी। इसके बेटा इफेक्ट्स जितने भी आपके हैजर्ड्स हैं, इन सब के इफेक्ट्स तो नेगेटिव ही होते हैं ना, इन सब के इफेक्ट्स क्या होते हैं, नेगेटिव ही होते हैं। ठीक है जी। कैसे, इसके नतीजे के अंदर भी जब आपका इतनी स्पीड के साथ इतना आपका डेंजरली आपका जो वाटर है वो बेटा कोस्ट लाइन को टच करेगा, तो ये भी आपकी जो कम्युनिटी की वहां पे लाइफ है उसको बैडली इफेक्ट ही करेगा ना। तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है, उसके नतीजे में इसके इफेक्ट्स बेटा सारे के सारे नेगेटिव ही होंगे। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट्स ही होंगे। लॉस ऑफ लाइफ होगा, जो जिंदगी है वहां पे वो क्या होगी, वो मुतासर होगी, लॉस ऑफ लाइफ होगा। उसके अलावा बेटा इसके अंदर जितने भी वहां पे एनिमल्स हैं, जितने भी उनकी जिंदगियां क्या होगी, सारी की सारी स्टेक पे चली जाएंगी। ठीक है। उसके अलावा बेटा क्या हो सकता है, अगर पानी ज्यादा फ्लो के अंदर बैठेगा तो करीबी इलाकों के अंदर फ्लड आने का भी मसला है। ओवरफ्लो ऑफ वाटर हो जाएगा तो फ्लड भी बन सकता है। जब बेटा फ्लड्स आएंगे तो उससे बेटा क्या होगा, उससे बेटा आपकी पोल्यूशन इंक्रीज होगी, वाटर पोल्यूशन का मसला बनेगा। वाटर जब पानी आपका ओवरफ्लो होगा तो आपको सोइल इरोजन का मसला बनेगा। ठीक है। तो इसी तरह एक प्रॉब्लम से नेक्स्ट प्रॉब्लम उससे क्या होते हैं, निकलते जाते हैं। एक प्रॉब्लम से नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या निकलते जाते हैं बेटा। जब आपकी लाइफ का नुकसान होगा, कंस्ट्रक्शन का नुकसान होगा, बिल्डिंग का नुकसान होगा, ठीक है, तो उससे बेटा आपके सारे के सारी आपकी इकोनॉमी तो बैठेगी ना।
तो इकोनॉमिकल लॉसेस उससे क्या होंगे, इकोनॉमिकल लॉसेस को ये सारी चीजें लीड करेंगी, ये सारी चीजें मिलकर किसको लीड करेंगी, इकोनॉमिकल लॉसेस को लीड करेंगी। ठीक है जी, बिल्डिंग्स का नुकसान होगा। ठीक है, ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं ये आप इसके इफेक्ट्स के अंदर लिख सकते हैं, इकोनॉमिकल लॉसेस के अंदर। ठीक है जी, तो एक्चुअली इसका हमने क्या सीखा, यही सीखा कि जितने भी अभी तक हमने हैजर्ड्स या डिजास्टर्स बेटा आपको डिस्कस मैंने किए, इन सब के आपकी लिवलीहुड के ऊपर ही बैडली इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है जी, फिर आप इनको मैनेज कैसे कर सकते हैं बेटा, मैनेज, अब सुनामीज को प्रिडिक्ट करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, सुनामी को प्रिडिक्ट करना ये एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन अभी साइंटिस्ट इसके ऊपर बेटा काम कर रहे हैं। काम वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने आपकी सी सरफेस के अंदर, सीज के अंदर आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को प्लांट किया है जिनको सीसोग्राफ्स कहा जाता है। सीसोग्राफ्स के जरिए वो बसा औकात वहां पे कुछ अपनी वैल्यूज को रेक्टर स्केल पे मेजर करते रहते हैं, उनकी बेस के ऊपर वो कुछ प्रिडिक्शंस देते रहते हैं। ठीक है, नो डाउट कि इनको प्रिडिक्ट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो आपके अभी साइंटिस्ट जो है वो इसके ऊपर काफी कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके अलावा बेटा आपके मुख्तलिफ कंट्रीज ने ऑन द बेसिस ऑफ सीसोग्राफ जो वो वैल्यूज को वहां से लेते हैं, ड्रा आउट करते हैं, उनकी बेसिस के ऊपर अब मोस्टली कंट्रीज डिजास्टर्स के बारे में अपनी अलार्मिंग सिचुएशंस को बताते रहते हैं। वो अलार्मिंग सिचुएशन बताते रहते हैं कि अभी आपका अर्थक्वेक आने वाला है, अभी आपका कोई सुनामी प्रेडिक्टेड है, फ्लड के बारे में तो एस्टिमेशन हो जाती है। ठीक है, फ्लड के बारे में तो एस्टिमेशन बेटा हो जाती है, लेकिन ये है कि अर्थक्वेक्स के बारे में भी अब प्रेडिक्शंस आना स्टार्ट हो गई हैं। अब यहाँ तक तो आपको बातें समझ आ गई, इसके इफेक्ट्स समझ आ गए, इसका बेटा आपको कॉजेस समझ आ गए, मैनेजमेंट के बारे में आपको बातें समझ आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बारे में कुछ हार्ड फैक्ट्स। सबसे जो डेडलीस्ट सुनामी है ना, जिसको डेडलीस्ट सुनामी कंसीडर किया जाता है अभी तक का, उस सुनामी का बेटा नाम है सुमत्रा सुनामी, डेडलीस्ट सुनामी। इस सुनामी को क्या कहते हैं, आप कहते हैं सुमित्रा सुनामी। ये बेटा इंडोनेशिया के अंदर आया था, सुमित्रा सुनामी। इससे पहले ना आपको एक बात बता दो, ये जितनी भी आपके हैजर्ड्स है ना, ये जितनी आपकी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, आपके अर्थक्वेक्स, ये बेटा पैसिफिक ओशन के अंदर बहुत ज्यादा आती है। पैसिफिक ओशन, सुनामी, अब वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी तो अर्थक्वेक्स आएंगे, अर्थक्वेक्स आएंगे तो बेटा सुनामीज आएंगे, यही हमने पढ़ा ना। अभी ये सारी की सारी एक चीजें आती, ये बेटा पैसिफिक ओशन के अंदर इनका जो आपका है, इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, पैसिफिक ओशन। अब पैसिफिक ओशन कहाँ पे है, अगर आप दुनिया का मैप देखें तो दुनिया का मैप ना कुछ ऐसे है रफ, ये आपका एक साइड है, आपके वर्ल्ड की बेटा ये एक साइड है, ये यहाँ पे सारे का सारा बेटा आपके पास क्या है, यूरोप है। यूरोप के साथ बेटा ये आपका सारे का सारा क्या है, एशिया, यहाँ पे अफ्रीका है, और यहाँ पे आपका ओशनिया है, नीचे अंटार्कटिका है, ऐसे ही है ना। तो बेटा यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है, आपका अटलांटिक, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, और यहाँ पे बेटा आपका पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के अंदर आपका, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये आपका अर्थ के इक्वेटर के ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो इस रीजन के अंदर ये वाले जितने भी आपकी एक्टिविटीज है वॉल्केनिक एक्टिविटी, यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे जो मूवमेंट है आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स की वो ज्यादा होती है। तो ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी ज्यादा आते हैं, इन एरियाज के अंदर आपके अर्थक्वेक्स भी ज्यादा आते हैं, इन एरियाज के अंदर आपकी वॉल्केनिक इरप्शंस भी ज्यादा होती है, इन एरियाज के अंदर आपके सुनामीज भी ज्यादा आते हैं। तो इस एरिया को बेटा रिंग ऑफ फायर्स कहा जाता है, इस एरिया को क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर्स। ठीक है, रिंग ऑफ फायर्स। तो इन एरियाज के अंदर ये जो डिजास्टर्स हैं बेटा, ये क्या आते हैं, ये थोड़े से ज्यादा आते हैं। आम दूसरे आपके कंट्रीज के मुकाबले में यहाँ पे डिजास्टर्स क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं। अभी तक का जो डेडलीस्ट सुनामी जिसको कंसीडर किया जाता है वो है सुमत्रा सुनामी।
लेकिन ये आपका साउथ इंडियन ओशन के अंदर आया था। ये कहाँ पे आया था? इंडियन ओशन के अंदर 2004 के अंदर, 2004 के अंदर। ठीक है जी, सुमित्रा सुनामी। ठीक है जी, 2004 के अंदर बेटा ये आपका क्या आया था? इंडोनेशिया इसका सेंट्रल पॉइंट था। इंडोनेशिया को बेटा इसने इंडोनेशिया के कोस्टल एरिया को ज्यादा इफेक्ट किया था। और ये आया कहाँ पे था? ये आया था इंडियन ओशन के अंदर। इंडोनेशिया के कोस्टल रीजन को इसने टच किया था। और इसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन था ये था इंडिया ओशन, ये इंडियन ओशन। ठीक है जी, इंडियन ओशन के अंदर ये सुनामी आया था। ठीक है जी, इसका बेटा इसका इसका रीजन क्या था? इस सुनामी आने का जो रीजन था ना, वो इसका रीजन था बेटा अर्थक्वेक। इसका रीजन क्या था? अर्थक्वेक। एक बहुत ही दुनिया का वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अर्थक्वेक उसको कंसीडर किया जाता है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट अर्थक्वेक। उसकी मदद से, जिसकी रेक्टर स्केल के ऊपर जिसका मैग्नीट्यूड बेटा क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड 9.1 टू 9.3 रिकॉर्डेड था। ठीक है जी, ये इसका मैग्नीट्यूड था। इसके आने की वजह से आपका क्या हुआ था? सुनामी आया था। ये सुनामी आया था जिसको सुमित्रा सुनामी भी कहते हैं। सुमित्रा सुनामी के नतीजे में 14 कंट्रीज आपके इफेक्ट हुए थे। 14 कंट्रीज आपके क्या हुए थे? इफेक्ट हुए थे। और उसके नतीजे के अंदर 2,35,000 लोग क्या गए थे, उनकी मौत हो गई थी, वो मर गए थे 14 लोगों को। और सबसे ज्यादा जो लोग टोटल जो आपकी डेथ्स हुई थी वो 2,35,000 हुई थी। और आउट ऑफ दीज 2,35,000 इनमें से बेटा 80 नहीं, शायद 68,000 जो डेथ्स थी वो इंडोनेशिया के अंदर सिर्फ हुई थी। सबसे ज्यादा जो डेथ हुई थी वो किसके अंदर हुई थी? इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है जी, इंडोनेशिया के अंदर। तो ये अभी तक का सबसे आपका क्या है, आपका सबसे जो डेडलीस्ट सुनामी है वो आपका कौन सा कंसीडर किया जाता है? सुमित्रा सुनामी। ठीक है जी, और इसके अलावा बेटा डेडलीस्ट के अलावा एक और सुनामी के बारे में लिखने, वो भी बड़ा फेमस सुनामी था। वो 1958 के अंदर रिकॉर्डेड था। अमेरिका की एक स्टेट है अलास्का, उसके अंदर। ठीक है, अलास्का के अंदर। ठीक है जी, इसकी ना हाइट बहुत ज्यादा थी। इस सुनामी के अंदर जो वेव्स बनी थी उनकी जो हाइट रिकॉर्डेड थी वो बहुत ज्यादा थी। दैट्स व्हाई इट गेट इम्पोर्टेंस, उसको इम्पोर्टेंस मिली। ठीक है, इसको टॉलेस्ट सुनामी कहते हैं। अभी तक का जो सबसे टॉलेस्ट सुनामी रिकॉर्डेड है बेटा वो आपका अलास्का के मकाम के ऊपर आया था। और उसका जो आपका था, उसका काज लैंडस्लाइडिंग था। आपके सुनामी का जो काज है ये लैंडस्लाइडिंग भी होता है। ठीक है, 1958 के अंदर इलास्का के मकाम के ऊपर, इलास्का के मकाम के ऊपर, ठीक है, इसने इलास्का की कोस्ट लाइन को हिट किया था। और इसका लिट्यूआ ए, इसके अंदर वेव्स पैदा होंगी। इसकी इंपॉर्टेंस की वजह बेटा यही है कि इसकी जो वेव्स है उनकी जो हाइट थी वो 1700 फीट तक थी। 1700, बल्कि मोर देन 1700 फीट तक इसकी क्या थी? हाइट थी। और इसका बेटा जो काज था वो था लैंड स्लाइडिंग। इसका काज क्या था? लैंड स्लाइडिंग। तो लैंड स्लाइडिंग को भी आप इसकी रीजन के अंदर ऐड कर सकते हैं। लैंड स्लाइडिंग को भी आप इसकी रीजन के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा? ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह आपने सुनामीज को भी देख लेना है। सुनामीज के बारे में अगर और कोई चीजें आप ऐड कर सकते हो तो बेटा उनको भी आप श्योर ऐड कर लीजिएगा। तो ये आपकी क्या थे बेटा? सुनामीज की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसके रीजंस देख लीजिए, इसके इफेक्ट्स देख लीजिए, इसकी रेमेडीज देख ली, और दो चार चीजें जो इसके बारे में थी, इसके इफेक्ट, इसके आपके उसके बारे में फैक्ट्स थे कुछ, वो आपको लोगों को मैंने इसके बेटा बता दिए। ठीक है जी, उसके अलावा हम नेक्स्ट बेटा जो आपको डिस्कस करने लगा हूं वो इम्पोर्टेंट आपके पास क्या है? वो है आपके पास साइक्लोन। बेटा लेट्यूरिया बे, ये अमेरिका के अंदर ये एक बे है जिसके जिसके जो अलास्का के पास मौजूद है। यहाँ पे ये वेव्स बनी थी। यहाँ पे ये क्या बनी थी? वेव्स बनी थी आपकी सुनामी, जिसने अलास्का कोस्टल एरिया को टच किया था।
ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ऑफ एक्चुअली क्या है, जहां पे सुनामी ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, इसको अलास्का सुनामी कहते हैं, वैसे इसको अलास्का सुनामी कहा जाता है। इसको टालेस्ट सुनामी भी है, ये आपका सबसे क्या है, टालेस्ट सुनामी। अब बेटा हम बात करते हैं विंड्स की। अब हम बात करते हैं कि विंड, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एक्चुअली विंड होती क्या है। विंड होती क्या है, जब हमें विंड का पता चल जाएगा ना, फिर हमारे लिए बातों को समझना इजी होगा कि एक्चुअली आपका क्या होता है, कि आपके साइक्लोन्स क्या होते हैं। यहाँ पे आपको समझाना एक्चुअली मकसद है साइक्लोन। किसी बच्चे को ये पता है कि विंड क्या होती है बेटा, विंड क्या होती है? आप में से कोई ये मुझे बता सकता है कि विंड क्या होती है? मूवमेंट ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। मूवमेंट ऑफ एयर आपकी क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। अब बेटा विंड चलती पता है कैसे है? विंड हमेशा हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ चलती है। मूवमेंट ऑफ एयर, इसको हम क्या कहते हैं ले मैन, इसको विंड हमेशा, ये बात याद रखनी है, एमसीक्यूज आपका इंपॉर्टेंट है, हमेशा हाई प्रेशर ग्रेडियंट से, हमेशा हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ चलती है। हमेशा हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ आपकी क्या चलती है? विंड चलती है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? आपके दो ज्वाइंट सिटीज हैं, एक इस्लामाबाद है और एक आपके पास क्या है, रावलपिंडी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के आपके इन्वायरमेंट के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। इस्लामाबाद के अंदर ज्यादा प्लांटेशन होने की वजह से वहां पे गर्मियों के अंदर अगर आप देखें ना, समर के अंदर अगर आप ये एक बात नोट करें, और यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, दिन के टाइम यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, रिलेटिवली लो होता है। और रावलपिंडी के अंदर टेम्परेचर समर के अंदर क्या होता है, रिलेटिवली हाई होता है। रिलेटिवली क्या होता है, हाई होता है। तो बेटा टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है जी, कैसे? जब बेटा टेम्परेचर हाई होगा तो नाइट टाइम यहाँ पे जो आपकी हवाएं हैं, जो आपकी वो सारी की सारी क्या ऊपर की तरफ उठेंगी, और वहां पे क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट होगी। वहां पे क्या होगा, एक स्पेस, जब टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर लो होगा तो वहां पे एक खला पैदा हो जाएगा, और उस खला को पुर करने के लिए उसके एडजेसेंट एरिया से क्या करती हैं, हवाएं चलती हैं। जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा वाले एरिया से टेम्परेचर कम होगा बेटा, प्रेशर ज्यादा होगा। जब प्रेशर आपका इसका जो एडजेसेंट एरिया था वहां से, जहां पे वहां पे खला पैदा हुआ, स्पेस क्रिएट हुई, ज्यादा प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ रात के वक्त फिर क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। और ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है समर के अंदर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, कि एट नाइट टाइम इस्लामाबाद से रावलपिंडी वाले एरिया की तरफ क्या चलती हैं, हवाएं चलती हैं। तो इसकी रीजंस क्या है हवाएं चलने की? हवाएं हमेशा, इसके फैक्टर्स क्या है बेटा, कि हवाएं हमेशा, विंड हमेशा हाई प्रेशर ग्रेडियंट वाले इलाके से लो प्रेशर ग्रेडियंट वाले इलाके की तरफ क्या करती है, चलती है। अगर बच्चे इसी एयर की मूवमेंट, अगर इसी एयर की मूवमेंट इन अ सर्कुलर फॉर्म हो, सर्कुलर फॉर्म और काफी ज्यादा बड़े डायमीटर के अंदर हो, इसी तरह सर्कुलर मोशन ऑफ द एयर, अगर एयर की मोशन जो हो वो सर्कुलर हो और उसके सेंट्रल पॉइंट के ऊपर आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, और उसके आउटर साइड के ऊपर हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन्स कहते हैं। इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाती है। सर्कुलर मोशन ऑफ द विंड्स, circular motion of the winds having low atmospheric pressure at the center and high atmospheric pressure at the surrounding, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन। लिख भी देता हूं आपके सामने, सर्कुलर मोशन ऑफ विंड, सर्कुलर मोशन ऑफ विंड हैविंग ऑफ विंड हैविंग लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसके सेंटर के अंदर, और हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कहां पे होता है, हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा होता है इसके सराउंडिंग के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका साइक्लोन। जैसे पंजाबी के अंदर या उर्दू के अंदर आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा सेंट्रल पॉइंट के ऊपर आपका लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और उसके आउटर साइड के ऊपर हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, तो बेटा उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन्स कहते हैं। इसकी शक्ल कुछ ऐसी बन जाती है, सर्कुलर मोशन ऑफ द विंड्स, circular motion of the winds having low atmospheric pressure at the center and high atmospheric pressure at the surrounding, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन। लिख भी देता हूं आपके सामने, सर्कुलर मोशन ऑफ विंड, सर्कुलर मोशन ऑफ विंड हैविंग ऑफ विंड हैविंग लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसके सेंटर के अंदर, और हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस कहां पे होता है, हायर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा होता है इसके सराउंडिंग के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका साइक्लोन। जैसे पंजाबी के अंदर या उर्दू के अंदर आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा वावरोला आता है, वो कहते हैं कि वावरोला आ गया। जैसे हवा आपकी सर्कुलर के अंदर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, सर्कल के अंदर वो क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, तो उसको हम एक्चुअली वो आपकी स्मॉल फॉर्म ऑफ क्या है, स्मॉल फॉर्म ऑफ आपकी क्या है, आपकी साइक्लोन्स है। स्मॉल फॉर्म ऑफ क्या है, साइक्लोन्स। साइक्लोन्स के डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट नेम्स है, साइक्लोन्स के डिफरेंट एरियाज के अंदर, डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट नेम है। कैसे कैसे बेटा, अमेरिका के अंदर इसको हरिकेन्स कहा जाता है, अमेरिकन रीजन के अंदर, कॉन्टिनेंट अमेरिका के अंदर, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंदर बेटा इसको हरिकेन्स कहते हैं। हमारे जो एरियाज हैं, जो हमारे एरियाज हैं एशिया के एरियाज, वहां पे इसको साइक्लोन कहा जाता है। अमेरिकन एरियाज के अंदर, अमेरिका के अंदर बेटा इसको क्या कहते हैं, हरिकेन्स। अमेरिका के अंदर इसको क्या कहा जाता है, हरिकेन्स। एशिया के अंदर बेटा इसको क्या कहते हैं, एशिया के अंदर कहा जाता है साइक्लोन, साइक्लोन। आसियान के अंदर, जो आसियान के कंट्रीज हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, उसके जो बेटा कंट्रीज है, ये इंडोनेशिया वगैरह, उसके अंदर इनको क्या कहा जाता है, और अफ्रीका के अंदर इसको बेटा कहा जाता है टाइफोन्स, टाइफोन, ठीक है। और उसके अलावा बेटा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपका ओशनिया बरियाजम है, उसके अंदर इसको कहते हैं विल्ली विल्ली। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसको क्या कहते हैं, विल्ली विल्ली। तो अगर आपको लेट्स सपोज क्वेश्चन आ जाए टाइफोन्स के ऊपर, आपको विल्ली विल्ली के ऊपर लिखने को कह दे या हरिकेन्स के ऊपर लिखने को कह दे, तो बेटा इसके अंदर आपने परेशान नहीं होना। इसके अंदर आपका क्या होना है, आपने जस्ट आपने साइक्लोन्स के ऊपर ही नोट लिखना है। साइक्लोन्स की बेटा चलने की रीजंस आपको मैंने बता दी कि साइक्लोन्स हमेशा कैसे चलते हैं, ये आपका एक नेचुरल फिनोमेना है, मूवमेंट ऑफ द एयर।
सर्कुलर मोशन ऑफ द एयर। तो विंड के एक्चुअली सर्कुलर पार्ट के अंदर, सर्कुलर फॉर्म के अंदर चलने को हम क्या कहते हैं, आपके टाइफोन्स कहते हैं, साइक्लोन्स कहते हैं, ठीक है जी। एक तो इसका आपका हायर प्रेशर ग्रेडियंट से लोअर प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ ये चलती है, और दूसरी बात इसके अंदर बेटा आपकी ये आती है कि इसके अंदर आपका कोरियोलिक इफेक्ट भी यूज होता है। टॉर्नेडोज बेटा आ जाएंगे, टॉर्नेडोज इसकी टाइप्स हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स की बात करें, अगर मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ साइक्लोन की बात करूं, तो बेटा टाइप्स ऑफ साइक्लोन के अंदर इसकी बेटा रीजन इसकी नेचुरली है, रीजन इसकी एक इसकी जो मेजर रीजन है ना वो बेटा ये है, आपकी अर्थ जो है वो क्या करती है, वो क्या करती है, वो रिवॉल्व करती है, वो रोटेट करती है। आपकी अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है जी। अब अर्थ लेट्स सपोज कि इस डायरेक्शन के अंदर क्या करती है, रोटेट कर रही है। अर्थ की क्या है, ये डायरेक्शन है। अब अर्थ के देखिए, अर्थ तो एक प्लेनेट है ना, अब प्लेनेट के आउटर साइड भी तो आपका एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है ना बेटा। जब आपकी अर्थ इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगी तो इसके अल्टरनेटिव जो बाहर वाली चीजें हैं वो बेटा इसके मुखालिफ सिमत में एक्ट तो करेंगी। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं है, एक्शन हैज एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो आपकी अर्थ की रोटेशन के नतीजे में इसकी जो आपका इसका सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिएक्ट करता है। तो उसके नतीजे में आपकी जो वो फोर्स क्रिएट होती है वो विंड से तो होती है, वो क्या होती है, वो विंड से तो होती है, ठीक है। तो वो विंड्स आपके एटमॉस्फेयर का पार्ट बन जाती है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को एक्चुअली कहते हैं कोरियोलिक इफेक्ट, कोरियोलिक इफेक्ट। तो विंड्स के चलने का जो सबब होता है बेटा वो कोरियोलिक इफेक्ट होता है। वो क्या होता है, कोरियोलिक इफेक्ट होता है या प्रेशर ग्रेडियंट का डिफरेंस होता है। तो साइक्लोन भी उसी की वजह से आते हैं। अभी साइक्लोन की जो मैंने आपके सामने ये डेफिनेशन बताई ना, ये देखिए अभी आपका क्या, आपको एक यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के ना डिफरेंट पार्ट्स हैं। इसके ये सेंट्रल पार्ट को आई कहा जाता है, वैसे इसके सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं, आई कहते हैं, ठीक है। और आई के ऊपर, आई के अंदर आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है, ठीक है। और ये जो आपका आउटर साइड है इसको आई वॉल कहते हैं। ये आपके पास क्या है, ये आपकी आई वॉल है, ठीक है। तो इसके दो पार्ट्स भी होते हैं, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड भी किया जाता है इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। आई वॉल के ऊपर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। अब इसकी टाइप्स के बारे में इसको लिख लेते हैं, टाइप्स के बारे में थोड़ा सा। इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं बेटा, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अंदर बेटा, ट्रॉपिकल साइक्लोन जो आपकी अर्थ का ये स्ट्रक्चर है ना, ये आपकी अर्थ है। अर्थ को 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये इसका इक्वेटर है बेटा, एक इसका ये पॉइंट होता है, एक इसका ये पॉइंट होता है, और एक ये इसके पोलर एंड्स होते हैं। ये इसके क्या होते हैं, पोलर एंड्स, ठीक है। तो बेटा जो इसके ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर, इसके इक्वेटर के दोनों साइड, ये इस वाली साइड के अंदर और इस साइड वाली साइड के अंदर जो हवाएं चलती हैं बेटा, जो सर्कुलर मोशन ऑफ द विंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जो बिल्कुल इक्वेटर के पास होती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। जो इक्वेटर के बिल्कुल पास वाले, जो दोनों साइडों के ऊपर, नॉर्थ एंड साउथ साइड के ऊपर आपके क्या है, रीजन्स हैं, वहां पे जो हवाएं चलती हैं सर्कुलर फॉर्म के अंदर, उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो डायामीटर होता है ना, इनका जो साइज होता है वो बेटा आपका 320 किलोमीटर तक होता है। इनका जो एवरेज डायामीटर नोटेड है वो 320 किलोमीटर है, ठीक है। इनकी बेटा जो स्पीड होती है, स्पीड इनकी 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्या करते हैं, पर आवर की स्पीड से ये क्या करते हैं, चलते हैं। पर आवर की स्पीड से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है जी। बेटा अब इनका डायामीटर भी ज्यादा है और इनकी स्पीड भी ज्यादा है। अब इन दोनों चीजों के आपके ज्यादा होने की वजह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये टू मच डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये काफी नुकसान करते हैं, ठीक है। इनकी स्पीड भी बेटा ज्यादा है, काफी स्पीड से भी चलते हैं, और ये क्या चलते हैं, इनका डायामीटर भी ज्यादा होता है।
इससे फिर जो नेक्स्ट वाला रीजन आता है ना आपका पोलर रीजन के दरमियान और आपका इक्वेटर रीजन के दरमियान, जो आपका ये वाले रीजन आते हैं, यहाँ पे बेटा जो साइक्लोन्स बनते हैं ना, उन साइक्लोन्स को कहा जाता है मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। उन साइक्लोन्स को क्या कहते हैं? मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। ठीक है जी। इनका डायामीटर कितना होता है? ये इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। जो मिड लैटिट्यूड साइक्लोन होते हैं ना, वो बेटा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। ठीक है जी। उनका डायामीटर आपको लिखवा देता हूं। इनका डायामीटर बेटा आपके पास होता है अप टू 2000 किलोमीटर। अप टू 2000 किलोमीटर तक इनका डायामीटर होता है। लेकिन इनका डायामीटर ज्यादा होता है, लेकिन इनकी स्पीड कम होती है। इनका डायामीटर क्या होता है? इनका डायामीटर बेटा आपके पास ज्यादा होता है, लेकिन इनकी स्पीड कम होने की वजह से ये डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूँ, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन या फिर फ्रंटल साइक्लोन भी इनको कहते हैं। मिड लैटिट्यूड या फिर फ्रंटल साइक्लोन भी इनको कहा जाता है। इनका डायामीटर सिर्फ आपने याद कर लेना और इनकी स्पीड याद कर लेनी। इनका बेटा डायामीटर आपके पास क्या होता है? डायामीटर इनका अप टू 2000 किलोमीटर तक इनका क्या होता है? डायामीटर। और इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर तक इनकी स्पीड होती है। तो स्पीड कम होने की वजह से दे आर नॉट डिस्ट्रक्टिव एट ऑल। ये इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते। ठीक है जी। और थर्ड वन जो अभी उबैद ने जिक्र किया, उनको टॉर्नेडोज कहते हैं। वो बेटा इनके पोलर रीजन्स के अंदर चलते हैं। टॉर्नेडोज। टॉर्नेडोज जो है उनकी फॉर्मेशन जो होती है वो पोलर रीजन्स के अंदर होती है, नॉर्थ पोल के अंदर और साउथ पोल के अंदर। ठीक है जी। और इनका जो डायामीटर होता है बेटा वो होता है 300 टू 400 किलोमीटर। 300 टू 400 किलोमीटर इनका डायामीटर होता है। ठीक है जी। और इनकी जो स्पीड होती है, इनकी स्पीड रिकॉर्डेड है 290 किलोमीटर पर आवर। एवरेज इनकी स्पीड है। तो ये भी काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है। लेकिन ये भी काफी डिस्ट्रक्टिव होते हैं टॉर्नेडोस। ठीक है जी। डायरेक्शंस बेटा इनकी मोस्टली क्या होती है? ये जो आपके ये आपके होते हैं ना मिड लैटिट्यूड, इनकी जो डायरेक्शन डायरेक्शन होती है बेटा ये क्लॉकवाइज होती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। ये जो आपके फर्स्ट वाले होते हैं बेटा, इनकी डायरेक्शन जो होती है ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। इनकी डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। और टॉर्नेडोज की जो डायरेक्शन होती है वो भी आपकी क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं दे डायरेक्टेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाइल मिड लैटिट्यूड एंड टॉर्नेडोज आर डायरेक्टेड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है जी। तो इतनी की इंफॉर्मेशन आप अगर याद कर लें इनके बारे में, तो आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट का सीएसएस के पेपर के अंदर। ठीक है जी। बेटा नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा फ्लड्स के बारे में। फ्लड्स के बारे में जनरलाइज्ड सी बातें करेंगे। आपको पता होगा कि फ्लड्स एक्चुअली क्या होते हैं। फ्लड्स के अंदर बेटा क्या होता है? ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका वाटर ओवरफ्लो कर जाता है। अब वाटर क्या करता है? ओवरफ्लो कर जाता है ऑन टू द ड्राई लैंड। ड्राई लैंड के ऊपर, ड्राई लैंड के ऊपर
जी बेटे क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को मेरी? हम फ्लड्स के बारे में जिक्र कर रहे थे। मैंने अभी तक आपको ये बताया कि फ्लड एक्चुअली ओवरफ्लो ऑफ द वाटर को हम क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं। ठीक है जी, ओवरफ्लो ऑफ द वाटर को हम क्या कहते हैं? फ्लड। ठीक है, जो आपकी ड्राई लैंड को क्या करता है? ड्राई लैंड को आपके क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है जी। क्या पूछा है बेटा? उबैद ने पूछा है कि सर इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ट्रॉपिकल की एंटी क्लॉकवाइज क्यों होती है? बेटा क्योंकि वहां पे कोरियोलिक इफेक्ट जो होता है ना, वो अपनी प्रेशर, अपनी एयर को इंसर्ट करता है इनटू द आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, वो कोरियोलिक इफेक्ट की वजह से उसकी जो डायरेक्शन होती है ना आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, क्योंकि वो बिल्कुल इक्वेटर के पास होते हैं, तो वहां पे उसकी जो डायरेक्शन वो बनती है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज बनती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिक इफेक्ट। ठीक है, फ्लड्स के अंदर हम बात कर रहे थे कि फ्लड्स के अंदर इसको क्या कहते हैं? ओवरफ्लो ऑफ द वाटर। ओवरफ्लो ऑफ ओवरफ्लो ऑफ द वाटर को हम क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं। जो कि आपके ड्राई लैंड को क्या करता है बेटा? जस्ट आपको ये जुबानी जुबानी इसके बारे में बताऊंगा। ओवरफ्लो ऑफ द वाटर इज नोन एज फ्लड। जो कि आपके ड्राई लैंड को टच करता है बेटा, ये भी आपके क्या करता है? नेगेटिव इंपैक्ट ही डालता है आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी कम्युनिटी की लाइफ को बेटा नेगेटिवली इंपैक्ट ही करता है। इसके नतीजे में आपका पानी खड़ा रहेगा, आपकी जो जरखेज जमीन है वो खराब होगी, सोयल इरोजन होगी बेटा, फर्टिलिटी ऑफ द सोयल क्या होगी? वो डिक्रीज होगी, वाटर पोल्यूशन काज होगी, एयर पोल्यूशन काज होगी। वाटर ज्यादा देर तक खड़ा रहेगा तो बेटा उसमें से डिफरेंट डिफरेंट आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट बीमारियां, डिफरेंट डिजीजेस आपकी क्या होंगी? वहां से अखज होगी, तो वो आपकी सारी की सारी ह्यूमन लाइफ को क्या करेंगी? डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है, तो आपके ये सरफेस वाटर को गंदा करेगा। कुछ आपका ये जो गंदा पानी है फ्लड्स का, ये बेटा सीपेज करके नीचे आपके अंडरग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाएगा। आपके प्लांट्स की जो आपकी वहां पे उसकी ग्रोथ है वो ठीक नहीं होगी। ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं? फ्लड के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। फ्लड आते क्यों है? इसके अंदर बेटा डिफरेंट रीजन है। इसके अंदर आप साइक्लोन्स को भी लिख सकते हैं, एवालांचीज को भी लिख सकते हैं बेटा। एवालांचीज क्या होते हैं? एक्चुअली एवालांचीज आपके वो पीसीज ऑफ आपके आइस होते हैं, जो कि आपकी एक स्लोप की डायरेक्शन के अंदर नीचे बहती है। ठीक है, उसके अलावा ये आपका टेम्परेचर, अगर आप जो क्लाइमेट चेंज, हम ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटी की वजह से जो क्लाइमेट को टोटली तौर पे हम बर्बाद कर रहे हैं बेटा, वो आपके ग्लेशियर्स को पिघलने के अंदर अहम किरदार अदा करता है, उसके आपके फ्लड्स आते हैं। तो इसी तरह फ्लड्स के अंदर ये एक जनरलाइज्ड सा टॉपिक है। आपने फ्लड्स के अंदर सारी की सारी चीजों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। फ्लड्स को हम कैसे रोक सकते हैं बेटा? हम अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करें, अपनी इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें। ये सारी की सारी चीजें हम करके किसको कर सकते हैं? फ्लड्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह बेटा आपने सारे के सारे ये जो एक दो आपके पास हैं, बाकी डिजास्टर्स हैं, इनको आपने देख लेना। डिजास्टर्स को टैकल करने की टेक्निक यही है कि डिजास्टर्स के अंदर आपने क्या करना है? चीजों को खुद से ऐसे उसके काजिज, ऐसे इफेक्ट्स और ऐसे कंट्रोल मैनेजमेंट्स को आपने क्या करना है? यहाँ पे देख लेना है। तो डिजास्टर्स का बेटा यही टॉपिक था जो इंपॉर्टेंट थे। आपको फ्लड्स था, आपको एवलांचेस थे, उनके बारे में मैंने छोटा छोटा कंसेप्ट दे दिया। साइक्लोन्स, वॉल्केनोज, सुनामीज और अर्थक्वेक्स आपको डिटेल के अंदर करवा दिए। ठीक है जी। तो यहां तक अगर